और देखिए सबसे पहले सीधे अखबारों का रुख करते हुए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले गए। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम सील हो चुकी हैं। तीसरे चरण में 64% का मतदान हुआ। देखिए अखबारों की अगर बात करते हैं तो मेरे पास इस वक्त अमर उजाला है और अमर उजाला के फ्रंट पेज पर इसी को लेकर हेडलाइन है, तीसरे चरण में 93 सीटों पर 64.58% मतदान। देखिए सबसे ज्यादा असम में कल शुरुआती दौर में ही जब लगभग 3 बजे तक का वोट शेयर सामने आया था, उस दौरान में ये क्लियर हुआ था कि सबसे ज्यादा असम में वोटिंग हो रही है। लोग बढ़ चढ़कर, सोचिए असम में इतने सारे चैलेंजेस होते हैं पोलिंग बूथ पर पहुंचने के लिए। लोग अब कैसे कैसे नाव से पार करके रास्ता तब पोलिंग बूथ पर पहुंचते, फिर भी वहां पर लोगों में उत्साह रहा। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में देखिए कम रहा वोट परसेंटेज, और यूपी में तो तीसरे चरण में सबसे कम वोटिंग हुई है, 57.34% वोटिंग हुई है। और देखिए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गैर राज्यों की जो 93 सीटें थी उन पर वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा असम में, सबसे कम यूपी में, पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान प्रतिशत में अभी बदलाव की उम्मीद है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। तीसरे चरण में 280 सीटों पर मतदान के साथ ही लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं कल सामने आई थोड़ी और ज्यादातर वारदात मुर्शिदाबाद और जंगीपुर में हुई। दोनों क्षेत्रों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच खूब झड़प भी हुई। चुनावी हिंसा को लेकर तीनों पक्षों ने शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। तो देखिए दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, डिम्पल यादव से लेकर कई, चाहे देखिए मनसुख मांडविया की बात हो, पुरुषोत्तम रूपाला की बात हो, राजकोट से प्रहलाद जोशी, धारवाड़ से एसपी सिंह बघेल की बात हो जो कि आगरा से मैदान में रहे, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो विदिशा से चुनावी मैदान में रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो गुना से चुनावी मैदान में रहे। तो इस तरीके से देखिए जब तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण के अंदर कई दिग्गजों की किस्मत भी अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता ने इनकी किस्मत का फैसला कर दिया है। और इस बीच आपको याद होगा कि देखिए एक तरफ जब वोटिंग चल रही थी, बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हुआ और उस बीच लालू प्रसाद यादव की बयानबाजी भी सामने आती है। लगभग 12 बजे उनका बयान सुर्खियों में आ जाता है और उसके बाद में सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर हो जाता है लालू प्रसाद यादव के मुसलमानों को आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के बाद में। तो ये रहा कुल मिलाकर तीसरे चरण का लब्बो-लुआब, क्या क्या घटनाएं हुई और वोट परसेंटेज क्या रहा। तो तीसरे चरण की अगर बात करें तो 64% कुल मिलाकर वोटिंग हुई है। असम की बात करें तो ऑलरेडी आप कर चुकी है, 75% वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में लेकिन सबसे कम वोट पड़े हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में मौतें भी हुई हैं। महाराष्ट्र के धाराशिव में आपसी रंजिश के चलते पोलिंग बूथ के बाहर युवक की हत्या हुई है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के माणा लोकसभा क्षेत्र में एक शख्स ने ईवीएम मशीन में आग लगा दी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और जो अफसर उनके मुताबिक डेटा वहां का सुरक्षित है। बात अगर यूपी की करें तो यूपी में 57.34% वोट पड़े हैं। इसके अलावा कुछ और राज्यों की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें 71% वहां पर वोट पड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार की तो 58%, लेकिन पिछली बार की तुलना में अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो पिछली बार की तुलना में कम, यहाँ पर पिछली बार 61% वोट पड़े थे, इस बार वहाँ पर कम वोट पड़े हैं। कुछ यही तस्वीर गुजरात से सामने आई। पिछली बार गुजरात में 64% वोट पड़े थे, इस बार 59% वोट पड़े हैं। महाराष्ट्र में भी 70 पिछली बार थे और इस बार 61% वोट इस बार पड़े हैं। तो कुल मिलाकर वोट प्रतिशत यहाँ पर जरा कम नजर आया। और इसके अलावा बात करें अगर अमित शाह की गांधीनगर सीट की, वहां पर 59.19% वोट पड़े हैं। 2019 में यही वोट 66% पड़े थे। तो कुल मिलाकर जो वोट प्रतिशत है वो काफी घटा हुआ नजर आया। देखिए तीसरे चरण में कितना % वोटिंग हुआ है यह आपको पूजा और पलक जानकारी देते हुए, और महाराष्ट्र में क्योंकि सबसे कम वोट % रहा है तो इसीलिए ये सवाल कि क्या जो शहरी इलाकों के लोग हैं वो घरों से बाहर निकलकर इतना वोटिंग नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है या ये जो पैटर्न है ये क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में रानीप मतदान केंद्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान किया। वोटिंग के बाद लोगों से प्रधानमंत्री ने बाकायदा मुलाकात की, बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया। बुजुर्ग महिला ने राखी बांधी पीएम मोदी को, और किस तरीके से पीएम मोदी ने एक बच्चे को गोद में भी लिया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह पहुंचे वोटिंग करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और इस दौरान जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री वहां पर आ रहे हैं तो भारी भीड़ वहां पर लोगों की नजर आ रही थी। और देखिए जब प्रधानमंत्री बाहर वहां से निकले, यानी कि वोट करके
देखेंगे तो अपनी उंगली में वो स्याही का निशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाया गया। और बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जाते हैं, अपना आधार कार्ड आपको दिखाना होता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, पूरा प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया। हालांकि लोग बाहर इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। छोटी सी बच्ची देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे गोद में लिया, खिलाया, ऑटोग्राफ दिया। एक महिला वहां पर थी, उन्होंने राखी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांधी। यानी कि तस्वीरें एकदम अलग थी। और हर साल जब ये तस्वीरें हम देखते हैं कि सामने आती हैं तो इनमें कुछ ना कुछ बेहद खास होता है, क्योंकि अगर हम 5 साल की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन होता है। और देखिए ये जो 5 साल में तस्वीरें सामने आती है या विधानसभा की आप तस्वीरें देखेंगे तो वो तस्वीरें बिल्कुल ही खास होती है। फिलहाल ये मतदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए छोटी सी बच्ची, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उस दिन क्या कुछ कहा गया, भी सुना देते हैं एक बार। रंजना एक बार सुना देते हैं, फिर आपके पास और। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं। और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। और देखिए तीसरे चरण के रण में दिग्गजों ने मतदान किया। अमित शाह ने वोट डाला और जनता से भी यही अपील की कि आप भी अपना वोट कास्ट करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट डाला। दिल्ली के एलजेपी के सक्सेना की बात करें, अखिलेश यादव की तस्वीर आई थी, गौतम अडानी की तस्वीर आई थी, चिराग पासवान की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गजों ने वोट डालने के साथ ही साथ जनता से भी यही अपील की कि आप भी अपना वोट कास्ट करें। तो मोदी और अमित शाह ने अहमदाबाद में वोट डाला। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मताधिकार का उपयोग किया। पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे थे और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस चरण में कद्दावर नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनावी मैदान में हैं। और इसी के साथ मनसुख मांडविया पोरबंदर, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट, प्रहलाद जोशी धारवाड़ और एसपी सिंह बघेल आगरा से शामिल हैं। तो तमाम दिग्गजों ने वोट कास्ट करने के साथ साथ जनता से भी यही अपील की कि आप भी अपना वोट कास्ट करें। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, रितेश देशमुख और जेनेलिया समेत तमाम दिग्गजों ने मतदान किया। और देखिए नीली स्याही दिखाते हुए जनता से अपील करते नजर आए कि आप भी जरूर वोट करें। तो तीसरे चरण का मतदान खत्म और इसी के साथ 543 में से 283 पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि आधा जो चुनावी समय है वो खत्म हुआ। अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए तमाम दिग्गजों ने वोट कास्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव प्रत्याशी, यहाँ से डिंपल यादव की भी तस्वीर निकलकर सामने आई है। उपराज्यपाल दिल्ली के वीके सक्सेना की तस्वीर, रिबाब जडेजा भी पहुंचे। और साथ ही साथ आगरा की तस्वीर देखिए, बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल वहां पर वोट कास्ट करते नजर आए, नारायण राणे नजर आए। फिर कांग्रेस के नेता की तस्वीर भी निकलकर सामने आई, सुशील कुमार शिंदे, रितेश देशमुख और जेनेलिया भी पहुंचे। और एलजेपीआर अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान भी वोट डालते हुए नजर आए। तो देखिए तीसरे चरण की ये दिग्गजों की वोटिंग के दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तीसरे चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। वोट देने वाले सभी लोगों का आभार जताया। कहा, हमारे विकास के एजेंडे पर विश्वास बनाए रखने के लिए आप सभी का आभार। इंडी गठबंधन कमजोर हो रहा है, ये पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट है। तो देखिए कुल मिलाकर तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब 3 चरण को मिलाएं तो 280 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 64% मतदान अभी तक रहा, थोड़ा बहुत 1-2% का इसमें और इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की ओर से जो फाइनल है
आंकड़ा वो रिलीज नहीं किया गया, लेकिन इस बीच पीएम मोदी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है। पीएम मोदी ने सभी का आभार जताया है और विपक्षी गठबंधन पर हमला भी बोला और कहा कि इंडी गठबंधन कमजोर हो रहा है, इंडिया अलायंस इज लूजिंग। ये देखिए पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं लूजिंग इवन मोर स्ट्रीम थैंक्स टू देयर सपोर्ट, यानी जनता के सपोर्ट का जिक्र वो कर रहे हैं और इंडिया अलायंस को लेकर उनकी ओर से बाकायदा अब ये हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया गया है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार देख रहे हैं जनता एक तरफ जहां वोट कास्ट जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही है और ये चिंता का विषय लगातार बना हुआ है हर पार्टी के लिए। 2 चरणों में कम वोट प्रतिशत के बाद लगातार बीजेपी ने भी अपने पन्ना प्रमुखों तक को एक्टिव किया, रात रात तक बैठकों का दौर चला कि जो अभी तक प्रतिशत है उसमें इजाफा हो, लोग अपने घरों से बाहर निकले और घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट करें। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टीज के प्रयासों के बावजूद भी जनता बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रही है और जाहिर तौर पर इन्हें घर से लोगों को वोटर्स को बाहर निकालने के लिए फिर से और प्रयास किए जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर रघुराम पिल्लारी सेठी से मुलाकात उन्होंने की। डॉक्टर एस वैजयंती से भी उन्होंने मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई है और ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है प्रधानमंत्री मोदी की। ये मुलाकात दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद दौरे पर रहे और इस दौरान डॉक्टर रघुराम पिल्लारी सेठी से मुलाकात की। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर एस वैजयंती से भी मुलाकात की। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इस दौरान इस मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई है। तो ये मुलाकात खास और इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। डॉक्टर एस वैजयंती से मुलाकात और इस दौरान स्वास्थ्य सेवा को लेकर चर्चा हुई है। स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा क्या कुछ है उस पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हैदराबाद दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तस्वीरें आपको दिखाई। मुलाकात के आगे बढ़ेंगे। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का आभार परिवार की तरफ से जताया गया। हैदराबाद में पीएम मोदी से ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने पर आभार भी व्यक्त उनकी तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेहद खास और आपको याद होगा भारत रत्न देने का ऐलान किया गया जिसके बाद उनके परिवार में खुशी का एक अलग ही माहौल था। हालांकि इसके बाद उन्होंने शुक्रिया भी इसको लेकर अदा किया, लेकिन जब ये मुलाकात हुई उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उनके परिवार से खास बातचीत और मुलाकात की है। देखिए पूर्व पीएम के पोते एनवी सुभाष ने कहा कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित करने के लिए पहले वो सरकार का धन्यवाद देते हैं। इस दौरान में कहा कि यह हम सभी के लिए बहुत अच्छा एहसास है क्योंकि हमें लगा कि हमें अपने एक परिवार के सदस्य से बातचीत का मौका मिल रहा है और पीएम से बातचीत के दौरान में कहीं लगा नहीं और पूरा परिवार जैसा महसूस हुआ। देश में इन दिनों चुनावी बयार चल रही, विभिन्न पार्टियों के राजनेता देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं, रैलियां, रोड शो कर रहे हैं, वोटर्स को अपने पाले में लामबंद करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे और इस दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की परिजनों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। पूर्व पीएम राव के परिजनों के साथ ही हैदराबाद के राजभवन में मुलाकात करीबन आधा घंटे तक चली। बैठक में नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव, बेटी और बीआरएस एमएलसी वाणी देवी, नरसिम्हा राव के दामाद के आनंदन, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और पूर्व पीएम के पोते एनडी सुभाष भी बैठक में मौजूद रहे। देखिए बैठक के बाद खुद पीएम मोदी ने बैठक के बारे में बताया कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की कि ये बैठक रही है और पीएम मोदी जहां पर भी जाते हैं आमतौर पे आपने देखा होगा जब भी उनकी इस तरह की मुलाकातें रहती है खुद एक्स पर पोस्ट करके वो इस बात की जानकारी देते हैं और जब पीवी नरसिम्हा राव की फैमिली से मिलने पहुंचे हैदराबाद में तो उस तस्वीर को भी साझा किया। बढ़ते खबरों में आगे और मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा, चौथे चरण का प्रचार प्रसार और अब तमाम दल पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहता है विपक्ष का खेल जनता को मंजूर नहीं और अखबारों में भी इसका जिक्र है। मोदी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लालू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक चारा घोटाला को आरोपी जो जमानत पर बाहर है मुसलमानों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहा है और कांग्रेस चुप है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इन परिवारवादियों ने पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को भुलवा दिया और परिवारवादियों ने
अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने ही गीत गाने के लिए, अपने ही वाहवाही करने के लिए झूठा इतिहास लिखा। और अब ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। सच तो ये है कि कांग्रेस का ये परिवार बाबा साहब आंबेडकर को घोर नफरत करता है। कांग्रेस ने आंबेडकर जी की राजनीति को खत्म करने की हर साजिश रची। मैं इसे भाजपा का और भाजपा सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि भाजपा के समर्थन वाली केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। ये जब गए ना तब मौका आया। मैं इसे भी अपना सौभाग्य। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी महाराष्ट्र के अहमदनगर की और बीड की, जहां पर पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा आतंकियों को बेकसूर होने का सर्टिफिकेट दे रही है कांग्रेस, आरक्षण पर भी उसकी नजर है। तो देखिए लालू यादव के आरक्षण वाले बयान के बाद में पीएम मोदी ने तुरंत, जैसे ही कल बाकी के चरणों के लिए प्रचार शुरू किया, तो सबसे पहले इसी मसले को उठाया और हमला बोलना शुरू किया। और देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस सी मिलकर अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पीएम मोदी ने कांग्रेस के ऊपर यह हमला बोला। संतुष्टि और तुष्टीकरण के बीच अंतर बताते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस एनडीए गठबंधन की वोट बैंक राजनीति के खिलाफ विकास पर भाजपा एनडीए के फोकस को रेखांकित किया। और पीएम मोदी ने संविधान को बदलने के उनके प्रयास के खिलाफ चेतावनी देते हुए केवल मुसलमानों को आरक्षण देने के कांग्रेस और अलायंस के प्रस्ताव की निंदा भी की। कुल मिलाकर देखिए विपक्ष ने अपने आप ही ऐसा सत्ता पक्ष को मौका दिया है कि सत्ता पक्ष उसको भुनाने में जुट चुका है। पीएम मोदी हर मंच पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वोट जिहाद वाले उस बयान को लेकर जमकर घेराबंदी की जा रही थी और अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान को लेकर भी घेराबंदी बीजेपी की ओर से शुरू हो चुकी है। अहमदनगर में पहुंचे जनसभा को संबोधित किया तो इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को कांग्रेस की बी टीम करा दिया और कहा कांग्रेस आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। मुंबई में 26/11 का जो आतंकी हमला वो पाकिस्तान ने करवाया था या नहीं करवाया, हमारे जवानों को किसने शहीद किया था, हमारे निर्दोष लोगों की हत्याएं किसने की थी, पूरी दुनिया को ये सच मालूम है। देश की अदालतों में भी ये फैसला हो चुका है और पाकिस्तान खुद भी कबूल चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आतंकियों को बेकसूर होने का सर्टिफिकेट दे रही है। ये बड़ा गंभीर और ये मानकर चलिए कि बड़ा तीखा हमला है कांग्रेस के ऊपर कि आतंकियों की मदद कर रही है, आतंकियों की पक्षधर है कांग्रेस। ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है। और दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर हमला। और वहीं इस दौरान लालू यादव पर भी जमकर निशाना प्रधानमंत्री मोदी ने साधा और कहा कि चारा घोटाला करने वाले भी आरक्षण को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। घमंडिया गठबंधन संविधान बदलने की फिराक में है। इसके अलावा कई और बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव कह रहे हैं, इसका मतलब ये है ओबीसी, एसटी, एससी इन समाज को जो आरक्षण मिला है उसको छीनकर पूरा आरक्षण ये लोग मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वोट बैंक के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात कही गई है डिप्टी से विजय सिन्हा की तरफ से। उसी दौरान कहा लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के आरक्षण के पक्षधर नहीं है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उनका बस चले तो उसको भी आरक्षण के दायरे में ले आएंगे। आतंकवादी और सभी लोग जिसको से उनको वोट बैंक लेना है। उन्होंने ये भी कहा आगे कि ये लोग बिहारी शब्द को गाली बनाने वाले लोग हैं। तो कई ऐसी बड़ी बातें, इस पूरे मामले पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। तो देखिए किस तरीके से बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी की देशवासियों से अपील, कांग्रेस को वोट दे, मजबूत और एकजुट भारत बनाए। कल उनकी तरफ से ये मैसेज दिया गया। वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने अपील की, हमारा न्याय पत्र और गारंटियों का मकसद था देश को एकजुट करना। और देखिए किस तरीके से उनकी तरफ से बाकायदा जो वीडियो आप देख रहे हैं ये जारी किया गया और लोगों से ये अपील की गई कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको आप वोट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा
और ऐसे में अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो देश मजबूत होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने वीडियो जारी किया है। वो वीडियो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दल संविधान लोकतंत्र की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। झूठ और नफरत फैलाने वालों को खारिज करें, सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि संविधान और लोकतंत्र के खतरे में होने तथा हमारे समाज के ताने बाने के कमजोर होने से मैं दुखी हूँ। बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध तथा दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है।